नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो आज हम साथियों करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 2024 के लिए पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए आपकी रामबाण साबित होंगे। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। ठीक है साथियों, तो आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको निःशुल्क पीडीएफ भी साथियों मिल जाती है और नोट्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यानी टेलीग्राम पर संपूर्ण जानकारी आपको अतिरिक्त जानकारी हम दे देते हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हम पहले प्रश्न पर जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, पहला प्रश्न है बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है? एक शकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक औषधि पौधा है। तो हम 1 से लेकर के 30 तक कुल प्रश्न करने वाले हैं साथियों, और जल्दी से ही 30 प्रश्न समाप्त करेंगे, तो सेशन के लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। तो एक क्या है जी साथियों? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या है साथियों? एक ट्रांसजेनिक पौधा है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इसके बारे में जान लेते हैं। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इस कपास के पौधे में बैसिलस थुरिजिनसिस जीवाणु की उपस्थिति होती है। इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधे में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है। यानी पौधे के अंदर कीटनाशक क्षमता पैदा करने का क्या हो जाता है साथियों? विकास हो जाता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। क्या है यह? क्या है? कीटों से क्या करता है साथियों? तो कीटों से सुरक्षा करता है। कौन करता है? तो यह करता है बैसिलस थुरिजिनसिस। ठीक है, यह एक जीवाणु है। यह क्या करता है? कीटों से सुरक्षा करता है। किसकी? बीटी कपास की। यह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? पूछा जा रहा है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। क्या हो जाएगा? SO2 होता है, H2S होता है, HCl हो जाएगा या N2 हो जाएगा। साथियों बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाता है बताइएगा। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2 हो जाता है हमारा। ठीक है साथियों, यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर SO2 हो जाता है। इसके बारे में साथियों जान लेते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है साथियों? तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण हो जाता है। ये क्या है? गैस होती है साथियों, जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसलों, इमारतों को क्षति पहुंचती है और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का यह संपूर्ण विश्लेषण था साथियों। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। क्या होती है? जिसमें एक मुख्य गैस होती है जिसका कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। इससे क्या है, जो इमारतें होती है ना उसका रंग कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है। यानी इमारतों का रंग पीला पड़ने लगता है, फसलों को भी नुकसान होता है और मानव के स्वास्थ्य को भी क्या है? हानि पहुंचा सकती है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? तो सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र पूछा है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा, टुंड्रा हो जाता है, सवाना हो जाता है, मरुस्थल हो जाता है। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 3, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या है साथियों? यह सर्वाधिक उत्पादन यानी उत्पाद करने वाले पारिस्थितिक तंत्र है। कौन से? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हमारे सर्वाधिक पारिस्थितिक तंत्र वाले वन हो जाते हैं। ठीक है साथियों, ये हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसका विश्लेषण जान लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाते हैं। यानी यहाँ पर क्या है साथियों? विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। यहाँ पर तापमान भी कैसा रहता है? सही रहता है। तापमान कैसा रहता है? सही रहता है। और वर्षा भी क्या होती है साथियों? अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ पर कई सारे वन पाए जाते हैं। इसलिए बोलते हैं आदर्श उत्पन्न हो जाती है। यानी उत्पादक के लिए क्या है? आदर्श उत्पन्न हो जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? बताइएगा कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। साथियों इसी तरह से हम प्रश्नों को देखेंगे, उसका संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे। लास्ट तक जुड़े रहिएगा। लास्ट तक आपका सेशन बहुत ही अच्छे और मज़ेदार होने वाला है साथियों।
तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बीमारी, कौन सी बीमारी दूषित जल के पीने से फैलती है? ऑप्शन ए है एडस, क्या एडस होगा हमारा, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाता है बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा टाइफाइड। टाइफाइड हमारा क्या है, दूषित जल के पीने से होने वाला रोग है साथियों, याद रखना है इसे, टाइफाइड। ये प्रश्न एमपी टेट वर्ग 3 में पूछा गया प्रश्न है साथियों, 2022 में पूछा गया था, ठीक है। तो आगे भी आने की संभावना है और कई बार आया हुआ प्रश्न है, तो इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है। टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है। इसे आंत ज्वार यानी आंत का बुखार बोलते हैं, आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। कौन से जीवाणु से होता है, इसको भी आपको याद रखना है, साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न बनता है टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु के कारण टाइफाइड हो जाता है, जो दूषित जल में पीने से होता है, ठीक है साथियों। जो दूषित जल में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, और जो दूषित जल में पाया जाता है, और इसी जल को मनुष्य क्या है पी लेता है, और मनुष्य के पीने से ये जीवाणु मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं, और जिससे क्या है हमें टाइफाइड रोग हो जाता है, ठीक है साथियों। तो हमें स्वच्छ पानी ही पीना चाहिए, गंदा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वायुमंडल में 99 भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो बताइएगा साथियों 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है ओजोन एवं ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन हो जाता है, आर्गन एवं ओजोन हो जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बात की जा रही है 99% पर किन दो गैसों का अधिकार हो जाता है, तो हमारी एक तो हो जाती है ऑक्सीजन हो जाती है, और हो जाती है हमारी नाइट्रोजन हो जाती है। यानी नाइट्रोजन हमारी 78% पाई जाती है, नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है 78%, और ऑक्सीजन कितनी हो जाती है साथियों 21% हो जाती है। तो इन दोनों को मिलाकर के कुल कितना हो जाता है, तो 99% इन दोनों गैसों का अधिकार है वायुमंडल पे, किसका है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अधिकार हो जाता है साथियों। इसे आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है साथियों। यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। यदि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है साथियों। चलते हैं इस प्रश्न पर। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैस हैं, वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैस हैं, इनमें गैसों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हमारी 78%, तो दूसरी सबसे ज़्यादा कौन सी है, ऑक्सीजन हो जाती है, ठीक है। कुल मिलाकर कितना है 99% ये अधिकार ग्रहण करता है। चलते हैं आगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है बताइएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है, समताप मंडल है, ओजोन मंडल है, आयन मंडल है, क्षोभ मंडल है। तो सबसे नीचे पूछा गया साथियों इस तरह से, हम इसे सबसे नीचे ये वाली होगी, फिर इसके नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सबसे नीचे कौन सी होती है साथियों, तो सबसे नीचे होती है क्षोभ मंडल। कौन सी होती है, क्षोभ मंडल, ठीक है। इसे आपको याद रखना। सबसे ऊपर की पूछी जाएगी तो सबसे ऊपर की कौन सी हो जाएगी, आयन मंडल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, आयन मंडल, ठीक है। इसको भी आपको याद रख लेना है। सबसे निचली कौन सी है, तो सबसे निचली हमारी कौन सी होगी, क्षोभ मंडल हो जाती है, यानी ऑप्शन हमारा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है साथियों। इसे आपको याद रख लेना है। आगे जानते हैं। तो बात करते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल हमारी सबसे निचली परत है, फिर उसके बाद आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है ताप मंडल, फिर आता है बहन मंडल, ठीक है साथियों। ये क्रम हो जाता है। क्षोभ मंडल सबसे पहली परत है हमारी, कलर चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा। तो क्षोभ मंडल सबसे निचली है, फिर समताप मंडल हो जाती है, फिर मध्य मंडल हो जाती है, ताप मंडल हो जाती है, फिर बहा मंडल हो जाती है, ठीक है साथियों। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। क्षोभ मंडल हमारी होती है 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई होती है इसकी, 8 से 18 किलोमीटर की किसकी ऊंचाई होती है, तो क्षोभ मंडल की। यहाँ पर 8 से 18 कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे 8 से 18 कर लेंगे, ठीक है। यह मध्य मंडल की ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर होती है, और समताप मंडल की ऊंचाई होती है 80 से 700 किलोमीटर तक होती है, और वायुमंडल की ऊंचाई होती है 700 से 19 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000
1,90,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना। ठीक है, जो हमारे जो वायुयान होते हैं, हमारे वायुयान उड़ने की जो होता है वह क्षेत्र कौन सा होता है, तो वायुयान उड़ने का जो क्षेत्र होता है वह समताप मंडल होता है। जो वायुयान उड़ते हैं हमारे कहाँ पर उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। बादलों का बनना, मौसम जैसी घटनाएं हमारी कहाँ होती हैं, तो यह क्षोभ मंडल में होती हैं। कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। इसको भी आपको याद रखना है। जो भी हमारे मौसम, आंधी तूफान, जो भी घटनाएं हमारी प्रकृति में होती हैं वो सारी घटनाएं हमारी क्षोभ मंडल में हो जाती हैं। ठीक है, वायुयान उड़ने का जो अधिकतम ऊंचाई होती है वो कौन सी होती है, तो यह समताप मंडल में होती है। ये कहाँ पर उड़ते हैं, यह समताप मंडल में उड़ते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। जो हमारे सैटेलाइट वगैरह स्थापित किए जाते हैं, सैटेलाइट वगैरह स्थापित किए जाते हैं, उन्हें स्थापित करने का कौन सा स्थान है, यह होता है तापमंडल हो जाता है। इसको भी आपको याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न, यह इसका संपूर्ण विश्लेषण दिया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल को कहते हैं। यह मंडल की पृथ्वी की 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। 18 से 8 लिखा है, इसमें आपको 8 से 18 कर लेना है। ठीक है, 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह पाई जाती है। विषुववृत्त रेखा पर स्थित है। 18 किलोमीटर की ऊंचाई कितनी है साथियों, तो 18 किलोमीटर की ऊंचाई है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। जो ध्रुव होते हैं ना हमारे, जो ध्रुव होते हैं ना, इन ध्रुवों पर कितनी किलोमीटर हो जाती है, तो 8 किलोमीटर की ऊंचाई हो जाती है। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे आंधी तूफान वर्षा इत्यादि इसी मंडल में घटित होती हैं। कौन से मंडल में, तो यह होते हैं हमारे क्षोभ मंडल में। इसको भी याद रख लेना। ठीक है, कौन से मंडल में घटित होते हैं ये सब, तो क्षोभ मंडल में हमारे घटित होते हैं। चलते हैं आगे। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताइएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, इसका हमें क्या बताना है, नाम बताना है। क्या स्कर्वी हो जाती है, बेरी होता है, रतौंधी हो जाता है, या थकान संबंधी समस्या आती है। तो बात की जा रही है हमारी विटामिन सी की। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो साथियों आपको बताना है विटामिन सी किस किस में पाया जाता है, तो हमारा नींबू हो गया, खट्टे पदार्थ जितने भी खट्टी हमारी चीज़ें होती हैं, नींबू है, संतरा है, इन सब में क्या पाया जाता है, इन सब में विटामिन सी की हमारी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, बेरी नामक किस कमी की विटामिन से हो जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है साथियों, शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इससे मसूड़ों से खून आने लगता है। मसूड़ों से क्या होता है साथियों, खून आने लगता है। जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्बिक एसिड है। इसको भी आपको याद रखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्बिक एसिड है। यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। एस्कर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, प्रश्न बनता है, तो यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, यह प्रश्न आया था, मसूड़ों से खून आने लगता है, किसकी कमी के कारण आता है, तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है। एग्जाम में प्रश्न मिला था, यदि व्यक्ति को यदि मुंह से खून आने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, तो किस विटामिन का सेवन करना चाहिए, तो विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। यह प्रश्न एमपी टेट वर्ग 3 में पूछा गया प्रश्न है। आगे मैं आपको करवाऊंगा, जब आपको देखने को मिलेगा, सेट पर्यावरण अध्ययन की मैं सेट करवा रहा हूँ, तो उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। किसके अंदर से विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये हमारा हो जाता है आंवला। ठीक है, तो आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है। देखो कुछ विटामिन दिए गए हैं, उनके नाम दिए हैं, क्योंकि विटामिन से आपको 1 नंबर का प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो साथियों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलता है। तो विटामिन ए किसमें पाया जाता है, मछली के यकृत में, तेल में, गाजर में, मक्खन में, दूध में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, जो क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, वर्ण अंधता, यानी रात्रि में हमें कम दिखाई देने लगता है। ठीक है, विटामिन बी की की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी नामक रोग हो जाता है। भूख का कम लगना, वृद्धि में मंदता हो जाती है। विटामिन बी किस में पाया जाता है, खमीर हो जाता है, दूध है, हरी सब्जियां एवं दालों में, सब में क्या पाया जाता है, विटामिन B1 पाया जाता है। विटामिन B2 की बात करते हैं। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मुंह व होठों के किनारे में दरारें पड़ना, यानी मुंह होठ फट जाते हैं। हमारे होठों का फटना किसके कारण होता है, तो विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है साथियों, रक्त अल्पता, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। किसके कारण आती है, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी किसके कारण आती है, तो हमारी विटामिन B12 की कमी के कारण आती है। इसकी पूर्ति के लिए हम मांस, मछली, अंडा, दही हम
का सेवन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला है, हरे पत्ते वाली सब्जियां इनमें पाया जाता है, जैसे स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और मसूड़ों से क्या है, रक्त का बहना इससे हो जाता है। किसकी, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से हमारे क्या आने लगता है, रक्त निकलने लगता है। तो हमें विटामिन सी का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए, खट्टे फल खाने चाहिए, जो खट्टी चीजें हैं उन्हें खाना चाहिए, जिसके अंदर क्या है, सबसे अधिक क्या है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए की बात कर लेते हैं। विटामिन बी हमारा सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। रिकेट्स यानी हड्डियों कैसी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कैसी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, जिसे बोलते हैं रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जोड़ों का दर्द तथा अस्थिमज्जता जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। विटामिन ई है सब्जियों के तेल में गेहूं, अंकुरित अनाज जैसे सूर्यमुखी का तेल है, इसके अंदर विटामिन हमारी ई पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, आरबीसी की भुरभुरेपन में वृद्धि तथा मांसपेशियों की कमी या कमजोरी हो सकती है। ठीक है, जिससे क्या है, आपकी विटामिन ई का सेवन करने से इसको आप पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विटामिन के हरे पत्ते वाली सब्जियों में पाए जाते हैं रक्त का थक्का बनने में वृद्धि। यदि आपका रक्त का थक्का नहीं बनना है, तो मान लो आपके अंदर किसकी कमी है, विटामिन के की कमी है, तो आपको क्या खाना चाहिए, हरे पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, जिससे क्या है, विटामिन के की आप पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। इस तरह का प्रश्न भी आपको एमपीडेट वर्ग 3 में देखने को मिलेगा। तो कौन सा हो जाएगा, सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं करना है, क्योंकि कुछ ही समय में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं साथियों। तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए संपूर्ण विश्लेषण लेकर आया हूं सभी प्रश्नों का। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है, बताइएगा। प्रतिभा पाटिल है, पद्मजा नायडू है, किरण बेदी है, हंसा मेहता है। तो किरण बेदी के बारे में कौन नहीं जानता है साथियों, सभी जानते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है, तो किरण बेदी हो जाती है, यानी प्रश्न नंबर 8 का हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस 1972 में बनी थी यह। ठीक है, बैच की हैं किरण बेदी हैं। वर्तमान समय में किरण बेदी दिल्ली में केंद्र शासित राज्य की भाजपा की राजनीतिक दिल्ली विधानसभा चुनाव यानी 2015 की उम्मीदवार भी रह चुकी हैं। यह 2015 में क्या रह चुकी हैं, तो भाजपा की राजनीतिक दिल्ली में क्या रह चुकी हैं, यह उम्मीदवार भी रह चुकी हैं। ठीक है, कब, 2015 में। ठीक है, तो भारत के प्रथम पुरुषों की सूची दी गई है साथियों, इसको आपको पढ़ लेना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण आपको बता देता हूँ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, तो जाकिर हुसैन हो जाती है, क्योंकि एमपीडेट में इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारत के प्रथम यानी प्रधानमंत्री गृह मंत्री कौन थे साथियों, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं आपके। ठीक है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। भारत का कानून मंत्री कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हो जाते हैं। ठीक है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपके अब्दुल कलाम आजाद हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, अब्दुल कलाम आजाद। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एक जरूर कर दीजिएगा साथियों। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां पर आपको इसे अच्छे से रिवीजन करके और भी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाते हैं। कौन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन हो जाते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। इसको भी आपको याद रख लेना। ठीक है, स्वतंत्र भारत की बात करता है, तो यदि स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अंतिम पूछा है, अंतिम हमारा इंपोर्टेंट हो जाता है। भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालचारी हो जाते हैं, हनी। ठीक है, इसको याद रखना है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन हो जाते हैं, यह रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाते हैं आपके। ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना है, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। और भी दिए गए हैं, इनको अभी सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको भी देखने को एमपीडेट में मिलेंगे। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाते हैं। इन्हें सर्वप्रथम क्या दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम किसे दिया गया था, तो डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, तो यह हो जाता हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो जाते हैं, यानी हमारा
ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है साथियों, आने के इसके पूरे पूरे चांस है, इसको आपको याद कर लेना। ठीक है, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो पहले खिलाड़ी आपके हो जाते हैं सचिन तेंदुलकर। ये भी आपको खेल वाले टॉपिक में देखने को मिल सकता है साथियों, क्योंकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय हमारे राकेश शर्मा हो जाते हैं, जिन्हें 1984 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? तो 1984 में इन्हें भेजा गया था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो तेंजिंग नोरगे शेरप्पा थी जी। तेंजिंग नोरगे शेरप्पा हो जाती हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो गोल्डन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय आर रहमान हो जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन हो जाते हैं? शंकर कुरूप हो जाते हैं। ठीक है साथियों, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली बार, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है, एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय, तो मिहिर सेन हो जाते हैं। मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले कौन हो जाते हैं? मिहिर सेन हो जाते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन हो जाते हैं? राकेश शर्मा हो जाते हैं। यदि प्रथम महिला की बात की जाती है तो कौन हो जाती है? प्रथम महिला हमारी कल्पना चावला हो जाती है। ठीक है साथियों, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलते हैं हम आगे बात करते हैं। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो बताइएगा कौन सा हो जाता है आपका? असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गेंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? मानस है, काजीरंगा है, गिर जंगल है, कान्हो किसली है? तो साथियों, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया हम वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और यदि आप पीडीएफ के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हो तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों, बताइएगा। तो असम प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे का है जो वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? गिर जंगल है, काजीरंगा है, मानस है, कौन सा हो जाएगा बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथी। कौन सा हो जाएगा? काजीरंगा। कौन सा हो जाता है? ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए असम राज्य में काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित है। 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। यदि एग्जामिनर का मूड होता है तो इस तरह के प्रश्न भी डाल देता है कि एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1908 में हुई थी। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। किस राज्य में है? ये असम राज्य में है। ठीक है, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए यह क्या है? प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये असम में हो जाता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है एक सींग गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, कुछ राष्ट्रीय उद्यान और उनके अभ्यारण्यों के नाम दिए गए हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। काजीरंगा हमारा कहाँ पर हो जाता है? असम में हो जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। मानस कहाँ है? तो मानस हमारा कहाँ है? असम में हो जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। नामदफा तो ये कहाँ हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। नामदफा हर रोग दफा वो वाला नहीं, यह नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों, यह कहाँ पर हो जाता है आपका? ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभ्यारण्य यह कहाँ पर हो जाता है? यह वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। दुग्धवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाता है? लखीमपुर खीरी यानी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल कहाँ? उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? उत्तराखंड में, यानी नैनीताल के पास में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नालापट्टी पक्षी विहार, तो नालापट्टी पक्षी विहार कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने मिला। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है रंगातिट्टू पक्षी विहार, ये कहाँ पर स्थित है? रंगातिट्टू पक्षी विहार ये कर्नाटक में आपका स्थित हो जाता है, रंगातिट्टू पक्षी विहार। ठीक है, पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? केरल में हो जाता है।
पेरियर भी आपका कंपोनेंट हो जाता है। सही सीटेट में कई बार पूछा गया प्रश्न है और एमपी टेट में भी पूछे जाने की संभावना है। यदि आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए यह सेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाता है? केरल में हो जाता है हमारा। कहाँ पर होगा? पेरियर केरल। पेरियर को केरल से आप याद रख सकते हो, ठीक है। रंगातिट्टू पक्षी विहार कहाँ पर हो जाता है? तुम्हारा मैसूर में हो जाता है। कहाँ पर होता है? तो यह मैसूर में होता है। इसको भी आपको याद रख लेना है और पीडीएफ के माध्यम से इसका रिवीजन आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। बात करते हैं गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर हो जाता है? तो यह गुजरात में हो जाता है। गिर को गुजरात से जोड़ दो। गिर को कहाँ से जोड़ोगे? गुजरात से जोड़ दोगे। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? यह हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर हो जाता है? तो यह हो जाता है पश्चिम बंगाल में हो जाता है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है ये वाला। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाता है पश्चिम बंगाल में। इसको भी आपको याद रखना, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? शिवपुरी में है, मध्य प्रदेश में। तो एमपी टेट वालों एमपी के तो याद कर लेना, ठीक है साथियों। तो मध्य प्रदेश में हो जाता है। कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। एमपी टेट के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हमारा? मध्य प्रदेश में है, बालाघाट में। आपको पूछा जाएगा बालाघाट में, मध्य प्रदेश नहीं पूछेगा। कान्हा किसली कहाँ पर स्थित है? तो बालाघाट में स्थित है, क्योंकि एमपी वालों से उसका जिला पूछेगा, ठीक है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बालाघाट में है। बांधवगढ़ हमारा कहाँ पर हो जाता है? तो बांधवगढ़ शहडोल हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? शहडोल में हो जाता है, ठीक है। ये वाला प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, ठीक है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? फॉसिल हमारा कहाँ पर है? मंडला जिले में है, ठीक है। कहाँ पर है? मंडला जिले यानी मध्य प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। एक प्रश्न बनता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कूनो काफी चर्चा में रहा है साथियों, तो इसको भी आपको याद रखना है। कूनो हमारा मध्य प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। पेंच कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाता है? महाराष्ट्र में हो जाता है। रणथंभौर हमारा कहाँ पर हो जाता है? राजस्थान में हो जाता है। रणथंभौर राजस्थान में होता है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा अलवर यानी राजस्थान में हो जाता है, ठीक है। केवलादेव घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान हो जाता है। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। केवलादेव यहाँ पर क्या है? आवासीय पक्षी आते हैं। कौन से पक्षी आते हैं? आवासीय पक्षी आते हैं, जो यहाँ पर क्यों आते हैं? प्रजनन के लिए आते हैं, ठीक है। इसे साइबेरियस सारस भी यहाँ पर क्या है? अपने बच्चे देने के लिए, अंडे देने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर केवला देवी घाना पक्षी विहार, ये कहाँ पर? भरतपुर जिले में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। हमारा कहाँ पर पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। क्या? केवला देवी घाना पक्षी राजस्थान। कहाँ पर? इसको याद रख लेना है, केवला देवी राजस्थान में होता है, ठीक है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कुल्लू यानी हिमाचल प्रदेश में। इसको याद रखना है। रोहिला हमारा हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। रोहिला कहाँ पर हो जाता है? तो रोहिला की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में हो जाता है साथियों। तो साथियों सेशन को लास्ट तक जुड़े रहना है, क्योंकि इसी तरह से आपको और भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट देखने को मिलेंगे और संपूर्ण विश्लेषण के साथ में देखने को मिलेंगे। तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। इस प्रश्न से आपके लगभग 100 से लेकर 150 प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं, ना कि 30 प्रश्न। 30 प्रश्न जरूर लिखा है आपको, थंबनेल पे मिला होगा 30 प्रश्न, लेकिन आपके यहाँ से 100 से ऊपर प्रश्नों को कंप्लीट करने वाला हूँ मैं आज। तो सेशन के लास्ट तक जरूर जुड़े रहें, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड साथियों कैसा होता है बताइएगा। ये काफी अच्छा प्रश्न है। सीधा होता है, उल्टा होता है, अनियमित होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है साथियों बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है बताना है आप सभी को, ठीक है। तो साथियों ऊर्जा का पिरामिड कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें नीचे क्या होते हैं? पौधे होते हैं। यहाँ पर क्या होंगे? पौधे होंगे आपके। पौधों को कौन खाता है? पौधों को खाता है कीट या खरगोश खाएगा। खरगोश को कौन खाएगा? खरगोश को आपका लोमड़ी खाएगी। और लोमड़ी को कौन खाएगा? लोमड़ी को शेर खाएगी। इस तरह से खाद्य श्रृंखला बनती है आपके साथ, ठीक है। बात करते हैं ऊर्जा का पिरामिड। तो जो सूर्य से हमारा प्रकाश प्राप्त होता है ना, जो सूर्य से प्राप्त होता है, तो वह क्या है? सबसे पहले क्या है? प्रथम उत्पादक होते हैं हमारे। प्रथम कौन होते हैं? उत्पादक। फिर क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। क्या आ जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। फिर आपके आते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता हो जाते हैं आपके। फिर आते हैं सर्वहारी। ऊपर आते हैं सर्वहारी। आपके क्या कौन आ जाते हैं? सर्वहारी यानी अपघटक करता आते हैं, अपघटक, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है।
तो जो सूर्य से प्रकाश आता है उसका जो उसे कौन ग्रहण करता है? सबसे पहले पौधे ग्रहण करते हैं। कितने परसेंटेज करते हैं? तो 100% इन्हें ऊर्जा मिलती है। कितनी परसेंट ऊर्जा मिलती है साथियों? तो इन्हें 100% ऊर्जा मिलती है। अब 100% ऊर्जा जब खरगोश खाएगा, किसको? पौधों को खाएगा। तो जब खरगोश में ऊर्जा का ट्रांसफर होगा तो कितने परसेंटेज हो गया? 10% होगा। यानी 100 का 10% कितना होगा? यानी 10 हो जाता है। तो 10% ऊर्जा हमारी क्या है? अगली पीढ़ी में क्या है? हस्तांतरित होती है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब ऊर्जा का हस्तांतरण होता है तो कितने परसेंटेज होता है? 10% होता है। अब 10% का कितना होगा? तो 1% हो जाएगा, 0.1। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1% होगा साथियों। अब 1% को जब आगे की जैसे कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो शेर को कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो शेर को ऊर्जा मिलेगी 0.01%। इस तरह से क्या है? ऊर्जा का हस्तांतरण एक दिशीय होता है। कैसे होता है? एक दिशीय होता है। एक दिशीय होता है। इसको भी याद रखेंगे, कभी कभी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो ऊर्जा का हस्तांतरण कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। ठीक है साथियों। तो यह पिरामिड कैसा बनता है साथियों? सीधा बनता है, क्योंकि नीचे कौन होते? उत्पादक होते हैं, सबसे ज्यादा इनकी मात्रा होती है। फिर कौन है? खरगोश, यानी टिड्डा हो सकता है आपका। टिड्डा भी, टिड्डा को कौन खाएगा? टिड्डा को मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? मेढक को सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा? तो सांप को चील खाएगी। और चील को कौन खाएगा? तो चील को अपघटन करता होते हैं, जैसे कवक है, जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, इसे नष्ट कर देंगे। ठीक है। इसको कौन खाएगा? सूक्ष्म जीव वगैरह से खा जाएंगे। ठीक है। तो यह क्या है? एक खाद्य श्रृंखला बनती है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? एक दिशी होता है। यह सीधा बनता है। कैसा बनता है साथियों? यह सीधा बनता है। इसको भी आपको याद रखना। ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। ठीक है। नीचे संख्या, सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? उत्पादकों की संख्या कैसी होती है? सबसे अधिक होती है। उत्पादकों के बाद किस पर आता है नंबर? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में आपके कौन कौन आ जाते हैं? जैसे खरगोश हो गया, जो घास खाता है, बकरी हो गई, ठीक है, गाय हो गई, ये क्या है? हमारे द्वितीयक उपभोक्ता हो जाते हैं। ठीक है साथियों। आप इसे अच्छे से इमेज के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं। मैं आपके लिए इमेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक सेकंड रुकेंगे जरा, इमेज के माध्यम से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। तो इससे आप समझ सकते हैं उत्पादक होते हैं सबसे पहले उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है। सूर्य से जो ऊर्जा आती है वह क्या है? 100% के कौन? पौधे लेते हैं। फिर उसका 10% भाग कहाँ जाता है? अगली पीढ़ी में जाता है। फिर 10% का जब जाएगा तो 1%, और 1% का जब ऊपर जाएगा तो कितना? 0.0%। इस तरह से क्या है? 10% का नियम है ये। कितने परसेंट का नियम है? 10% का नियम है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऊर्जा का हस्तांतरण कितने परसेंटेज होता है? तो 10% होता है। तो पौधों को मिलता है 100% मिलता है। जब 100% का 10% करेंगे तो 10% अगली पीढ़ी में जाएगा। ठीक है। ये क्या है? घास पर तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है साथियों? तो सीधा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा हो जाएगा। ठीक है। इसको आप ऐसे अच्छे से समझ सकते हैं। ये रहा इमेज। इस इमेज के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है। जो प्राथमिक होते हैं, प्रोड्यूसर, उत्पादक होते हैं, इन्हें कितना? 100%। फिर अगली पीढ़ी में 10% जाता है। फिर 1% हो जाएगा हमारा 0.1, फिर 0.1% अगली पीढ़ी में चला जाता है। ठीक है साथियों। 10% का नियम बोलते हैं, इसे बोलते हैं। इस किसने दिया था? ये लिंडेमान महोदय ने दिया था। किसने दिया था? तो लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था। क्योंकि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कितने परसेंटेज होता है? तो 10%। एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण कितने परसेंटेज होता है? तो 10% होता है। ठीक है साथियों। तो जो हमारे उत्पादक होते हैं वो कितना परसेंटेज लेते हैं? 100% होता है उनके पास। उनमें से जब उन्हें कोई खाता है तो उनमें से ऊर्जा का हस्तांतरण कितने परसेंटेज आता है? तो 10% अगली पीढ़ी में चला जाता है। ठीक है। इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है। चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। प्रश्न हमारा कहाँ है? तो प्रश्न हमारा अगला प्रश्न ये रहा। तो प्रश्न है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरण होता है? इस प्रश्न से आपका और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 25% है, 30% है, 50% है, 10% है। ये भी प्रश्न एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है साथियों। एमपी टेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है साथियों। तो इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है। जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर की बात करते हैं तो कितने परसेंटेज ऊर्जा स्थानांतरित होती है? 10% होती है। ये नियम किसने दिया था? लिंडेमान महोदय ने दिया। इसको आपको याद रख लेना। ठीक है। लिंडेमान ने दिया था। ये रहा। प्राथमिक उत्पादक होते हैं, फिर प्राथमिक ग्राहक होते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, और लास्ट में क्या आते हैं? आपके अपघटक होते हैं। क्या होते हैं लास्ट में? अपघटक होते हैं। ठीक है। जैसे सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? पुनः उन्हें कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है। जैसे
शेर मर गया, शेर को कौन खाएगा? तो शेर के मर जाने के बाद कौन खाएगा? अपघटक खाएंगे, यानी सूक्ष्म जीव खाएंगे। और सूक्ष्म जीव खाएंगे, क्या करेंगे? इसे क्या करेंगे? इसका अपघटन कर देंगे, यानी डिकम्पोज कर देंगे, इसे नष्ट कर देंगे और फिर से ये क्या है? मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है, यानी कार्बनिक पदार्थ में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है? एक चक्र चलता है आपका, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो बताइएगा, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह से हो जाता है, दहेज प्रथा से होता है, बाल श्रम से होता है, अनिवार्य शिक्षा से हो जाता है। तो शारदा एक्ट का संबंध किससे हो जाता है? तो ये आपका बाल विवाह से संबंधित हो जाता है। बाल विवाह से संबंधित होता है। किससे होता है? बाल विवाह अधिनियम कानून कब लागू किया गया था? तो यह कानून लागू किया गया था 2006 में। कब लागू किया गया था? तो 2006 में। इसको भी याद रख लेना, क्योंकि यह प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। ये रीट यानी राजस्थान टेट में भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है साथियों, और एमपी टेट में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए यह प्रश्न आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से हो जाता है। यह कानून कब बना था? यह कानून बना था 2006 में। इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, शारदा एक्ट है ना, जो बाल विवाह रोकने के लिए बनाया गया कानून था, इसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, 1929 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह कानून 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। इसके तहत लड़कियों की शादी 14 साल की और लड़कों की शादी की उम्र जो तय की गई थी, तो 14 और कितनी तय की गई थी? 18 साल तय की गई थी। 14 साल लड़कियों की और 18 साल कितने की? लड़कों की। कभी कभी आपको एज ही पूछ लेता है कि 1929 में पारित अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र और लड़कों की शादी की उम्र क्या रखी गई थी? तो साथियों, ये रखी गई थी 14 वर्ष और 18 वर्ष। बॉय की कितनी थी? 18 वर्ष, और गर्ल की कितनी थी? तो गर्ल की 14 वर्ष, ठीक है साथियों। 1929 में जो अधिनियम पारित किया गया उसके अनुसार, ठीक है। इस कानून का नाम, इसके प्रयोग हरिविलास शारदा एक्ट के नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम किस पर रखा गया था? तो प्रयोग कौन थे इसके? हरिविलास शारदा एक्ट के नाम पर रखा गया था, ठीक है। साल 1978 में इस कानून में संशोधन किया गया। किस कानून में? इसी कानून में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। तो लड़कियों की शादी की उम्र 15 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। कितनी शादी कर दी गई? जो लड़कियों की उम्र थी 14 साल, उसे कितना कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। और लड़कों की उम्र कितनी कर दी गई थी? तो 21 साल कर दी गई थी। कब की गई थी साथियों? यह की गई थी 1978 में। जो कानून लाया गया था, उस कानून के द्वारा में इसकी उम्र क्या है? 18 से क्या है? 14 से क्या कर दी गई? 18 कर दी गई। 18 से लड़कों की कितनी कर दी गई? 21 वर्ष कर दी गई। इस कानून में शादी रुकवाने के लिए कोर्ट में विशेष निषेधाज्ञा लेना प्रावधान था। यदि कोई कम उम्र की बच्ची की शादी कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर के कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है साथियों। यह क्या है? प्रावधान था, ठीक है। इस कानून में शादी से जुड़ने वाले मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती थी। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1973 की दंड संहिता के मुताबिक सजा का भी प्रावधान रखा गया था, ठीक है। यदि इस कानून का कोई भी उल्लंघन करता है, आज की डेट में यदि किसी बच्ची की शादी 18 साल से कम उम्र है, उसकी कोई शादी कर रहा है और जबरदस्ती उसकी शादी की जा रही है, तो आप उसके खिलाफ में कार्रवाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस कानून में कई कमियां थी। जो कानून बना था उस समय, उसमें क्या है? कई सारी कमियां थी। इस कमियों को दूर करने के लिए साल 2006 में बाल विवाह रोकथाम कानून लाया गया। कब लाया गया था? तो 2006 में लाया गया। इसको आपको याद रखना है। बाल विवाह रोकथाम कानून कब लाया गया? तो 2006 में। याद रखना, ये इंपोर्टेंट हो जाता है आपका कि कब लाया गया था। तो 2006 में लाया गया था, ठीक है साथियों। आप आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय आवास संघ की स्थापना की गई थी? तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों। तो बताइएगा, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय आवास संघ की स्थापना की गई थी? इस तरह के प्रश्न भी आपको एमपी टेट में देखने को मिलेंगे। वर्ष 1969 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 1999 में। ये की गई थी आपकी वर्ष 1969 में की गई थी। कब की गई थी? तो वर्ष 1969 में भारतीय राष्ट्रीय आवास संघ की स्थापना की गई थी। इसको आपको याद रख लेना, ठीक है। यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर बताना है आप सभी को। यदि सेशन अच्छा लगता है तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे क्या है, मुझे क्या है, मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और भी बेहतर क्लास लाने की मैं सोचता हूं। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है साथियों, ठीक है। संपूर्ण विश्लेषण लेकर आता हूं मैं आपके लिए। यह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो प्रश्न नंबर 13 है। 13 का राइट आंसर क्या होगा? आवास की आवश्यकता होती है। नंबरिंग में यहाँ कहीं गड़बड़ हो सकती है साथियों, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको उस चीज़ की, क्योंकि नंबर कभी कभी क्या है ऊपर नीचे हो सकता है। 13 है, 13 की जगह पे फिर से 13 आपको देखने को मिल सकता है, या 17 इस तरह से। इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है साथियों। आवास की आवश्यकता होती है मौसम से सुरक्षा हेतु,
मानसिक सुरक्षा हेतु, क्रियाशीलता हेतु, उपरोक्त सभी। तो आवास की हमें आवश्यकता क्यों होती है? मौसम से सुरक्षा हेतु भी करते हैं, मानसिक सुरक्षा हेतु भी करते हैं, क्रियाशीलता हेतु भी करते हैं, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर साथियों इसका हो जाएगा। मुर्गियों की संकर नस्ल तैयार की जाती है। संकर नस्ल कैसे तैयार की जाती है बताइएगा। देसी नस्ल का देसी नस्ल से संकरण, विदेशी नस्ल का विदेशी नस्ल से संकरण, उत्तम देसी नस्ल का उत्तम नस्ल से संकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, आपको बताना है। बताइएगा प्रश्न नंबर 14। देखो संकर नस्ल तैयार कैसे की जाती है? उत्तम देसी नस्ल का उत्तम नस्ल के साथ क्या है संकर कराते हैं। जब एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति के साथ में क्या कराते हैं, क्रॉस करवाया जाता है, तो क्या है एक अच्छी प्रजाति हमें देखने को मिलती है। जो उत्तम देसी नस्ल की जो मुर्गी होती है उसका उत्तम नस्ल के मुर्गे के साथ में मुर्गी के साथ में जब क्रॉस करवाते हैं, मुर्गे के साथ में क्या करवाते हैं, तो क्रॉस करवाते हैं हम अच्छे नस्ल के मुर्गे के साथ में क्रॉस करवाते हैं, तो हमें उत्तम देसी नस्ल की मुर्गी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं संकरण कराकर। ठीक है साथियों, इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन विधि के प्रणेता कौन थे? बताइएगा। ये पेडागोजी के प्रश्न है। क्लिपेक्टर के हैं, मरिया मॉन्टेसरी हैं, फ्रोवेल हैं, प्रो आर्मस्ट्रांग है। तो किंडरगार्टन विधि के प्रणेता कौन हो जाते हैं? आपके फ्रोवेल महोदय हो जाते हैं। इन्होंने क्या है बालकों के लिए क्या है उद्यान तैयार किया था, जिसमें बालकों को क्या माना है इन्होंने, तो बालकों को इन्होंने पौधे माना है और खुद को क्या बताया है इन्होंने, माली बताया। ठीक है, जिस तरह माली पौधों को तैयार करता है उसी तरह हमें बच्चों को क्या है अपने बगीचे में क्या है तैयार करना चाहिए इन्होंने। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया है। किंडरगार्टन विधि के कौन है? फ्रोवेल महोदय हो जाते हैं। ठीक है, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN में निम्न पुस्तक तैयार की है। श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक, यानी इनमें से कोई नहीं। तो पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN में निम्न पुस्तक तैयार की जाती है। ये हमारी रेड डाटा बुक हो जाती है। इसके बारे में सभी साथियों को पता होगा। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया प्रश्न है। ठीक है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो कैसे रंग होते हैं बताइएगा। सोने चांदी को घोलकर बनाए जाते हैं, घोलकर बनाए गए पेस्ट होता है। पीसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं। विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग होते हैं। अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट होते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यह सेशन सीटेट वाले भी ये देख रहे हैं तो सीटेट वालों के लिए यह सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, क्योंकि इसमें सीटेट, MP टेट, हमारा STET और आपका हो जाता है JTET, यानी झारखंड टेट वालों के लिए भी एक है इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है साथियों। तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहें, ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी, पिसे हुए चावलों के रंगीन घोल। क्या है? पिसे हुए चावलों के रंगीन घोल। हमारा लास्ट प्रश्न कौन से नंबर का था? 16, यानी हमें 17 नंबर का प्रश्न देखना चाहिए। तो 17 नंबर का प्रश्न कहाँ है? ये रहा। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? 17 नंबर का प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य चक्र कहते हैं, खाद्य अभिक्रिया कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, बायोमास कहते हैं। इसे हम बोलते हैं खाद्य जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाद्य जाल। जैसे पौधे हैं, पौधे को कौन खाएगा? पौधे को खाएगा आपका टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा? टिड्डा को खाएगा मेढक। मेढक को कौन खाएगा? मेढक को खाएगा सांप। और सांप को कौन खाएगा साथियों? सांप को खा लेगा हमारा बाज। ठीक है, इस तरह से क्या है एक खाद्य श्रृंखला बनती है। ठीक है, तो यानी खाद्य जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। 18 वाला हमारा हो गया। 18 में कौन सा है? पिसे हुए चावल और रंगीन घोल तैयार किया जाता है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग बनाने में। ठीक है साथियों, चलते हैं अगला प्रश्न 19। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? अभी हमने बात की थी ओजोन परत किस परत में पाई जाती है, जल्दी से बताइएगा। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर। यानी 19 क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर होता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है साथियों? स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल। इसको आपको याद रखेंगे, समताप मंडल।
कहाँ पाई जाती है? क्षमता मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो गया। चले अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध की बात की जा रही है, किस दिन होता है? 21 मार्च को, 21 जून को, 23 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। यह आपका कब हो जाता है? प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है साथियों। कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है। 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस तिथि को मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। जो मकर रेखा होती है ना, तो उस पर क्या है? सूर्य का प्रकाश कैसा पड़ता है? जो सूर्य भगवान होते हैं हमारे, सूर्य हैं, सूर्य का प्रकाश क्या है? सूर्य का प्रकाश कैसा पड़ता है? लंबवत पड़ता है, लंबवत पड़ता है। यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। यह घटना कौन सी कहलाती है? तो मकर संक्रांति कहलाती है। कौन सी संक्रांति कहलाती है? मकर संक्रांति के बारे में आपने सुना होगा, तो इसी को हम मकर संक्रांति बोलते हैं। ठीक है साथियों, 22 दिसंबर की घटना को क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति बोलते हैं। इस दिन क्या है? मकर रेखा होती है, जो मकर रेखा के ऊपर सूर्य का कैसा रहता है? जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो कैसा रहता है? लंबवत होता है। कैसा होता है? तो लंबवत होता है, जिसके कारण क्या है? 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं आगे। खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। 20 के बाद हमारा 21 चालू होगा। किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किस से, सॉरी यहाँ लिखेंगे किस से। किस से नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो एटीपी से करते हैं, एसटीपी से करते हैं, बीओडी से करते हैं, डब्ल्यूपीएल से करते हैं। किससे करते हैं बताइएगा? तो किससे नदी के प्रदूषण की माप की जाती है? ये की जाती है आपकी बीओडी, यानी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी बीओडी के बीओडी के द्वारा क्या करते हैं? नदी में जो कितना प्रदूषण का स्तर है इसका पता लगाते हैं। किससे लगाते हैं? बीओडी के माध्यम से लगाते हैं। ठीक है, यानी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से इसका पता लगाते हैं। चलते हैं आगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? आया हुआ प्रश्न है, एमपी टेट में यह पूछा गया प्रश्न है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, द्वारा से आपको भी देखने को मिल सकता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी, 82 में हुई थी, 92 में हुई थी, 96 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? आपको बताना है। देखो, इस सेशन से आपका प्रैक्टिस भी साथ में प्रैक्टिस भी होती आ रही है, और साथ में आपको नए क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, नए प्रश्न भी देखने को मिलते हैं साथियों। तो सेशन को ज्वाइन जरूर करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी बताइएगा? यह की गई थी हमारी, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? तो 1973 में की गई। कब की गई थी? तो 1973 हो जाता हमारा, यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। कुछ और हम प्रोजेक्टों के बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं साथियों। तो देखो साथियों, ये प्रोजेक्ट टाइगर बारह कितनी बार पूछा गया है? यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है, यू टेट में भी पूछा गया है, और पेट में भी पूछा गया है, आपकी पी टेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका हो जाता है 1973 में हो जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट का संबंध कहाँ है? 1992 से हो जाता है। किससे हो जाता है? 1900। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। ठीक है, हंगुल परियोजना कब हो जाती है आपकी? 1970 में हो जाती है, हंगुल परियोजना। ठीक है, गेंडा परियोजना कब हो जाती है? 1987 में हो जाती है, इसको भी याद रखेंगे। समुद्री कछुआ परियोजना 1975 में, काफी इंपोर्टेंट होता है। समुद्री कछुआ परियोजना वाला आपका इंपोर्टेंट हो जाता है, और पूछे जाने की संभावना भी है साथियों। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद कर लेना है। समुद्री कछुआ परियोजना 1975 में। ठीक है साथियों, और आपका एक हाथी परियोजना भी हो जाती है, उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट रेड पांडा क्या है? 1996 में हो जाता है। ठीक है, हिम तेंदुआ परियोजना कब हो जाती है? 2009 में हो जाती है। गिद्ध संरक्षण के लिए सेवा परियोजना, यह भी काफी आपका इंपोर्टेंट हो जाता है। तो गिद्ध संरक्षण के लिए सेवा परियोजना कब है? 2006 में हो जाती है। कब हो जाती है? 2006 में हो जाती है। देखो, ये रहा प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी परियोजना कब है? 1992 में आपका हो जाता है। इसको याद रखेंगे, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है आपका, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, समुद्री कछुआ आपका 1975 में हो जाता है, और गिद्ध संरक्षण के लिए 2006 में परियोजना तैयार की गई थी। ठीक है, यह काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और आने की संभावना वाले प्रश्न है साथियों। तो इन प्रश्नों को आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न गारंटी के साथ में देखने को मिलेगा। जब आपका एग्जाम होना, जिस दिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि सर आप गलत बोल रहे थे, यहाँ से आपको
1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ। यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा तो मिलेगा ही, ठीक है साथियों। यहाँ से इसको आपको याद कर लेना है, इन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट पर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे। प्रश्न अगला है 23 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय एरोस्पेस विकास प्रशासन नाडा की आधिकारिक अंतरिक्ष एजेंसी है, ये कहाँ पर है बताइएगा। प्रश्न नंबर कौन सा है, 23 है, तो बताइएगा यह कहाँ पर है। ये उत्तर कोरिया में इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस साइंस से टॉपिक से लिया गया प्रश्न है। 1 अप्रैल 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो नाडा की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 2013 में की गई थी, उत्तर कोरिया में। इसको याद रख लेंगे, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे, इसको आपको पढ़ लेना है, टेलीग्राम पर आपको यह मिल जाएगी। किसने कहा था मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ, किसने कहा था बताइएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में भी प्रश्न दिया गया है। एनसीईआरटी टॉपिक में कल्पना चावला के बारे में बात की गई है, ठीक है साथियों। तो यहाँ से ये टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आपका एग्जाम का लेवल है ना, वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक का है। और आपको रूल बुक में साफ साफ लिखा था, जो आपका लेवल होगा, सोचने की क्षमता आपकी 10th क्लास तक की हो सकती है, लेकिन जो कंटेंट होगा कक्षा 1 से लेकर 5 तक के ही माध्यम से आपको पूछा जाएगा, ठीक है साथियों। सोचने की क्षमता 10वीं तक की हो सकती है, जो कंटेंट आने वाला है आपका 1 से लेकर 5 तक ही आएगा, ठीक है साथियों। तो जो भी बुक है एनसीईआरटी की किताबें हैं, आपको 1 से लेकर के जो 8वीं तक की बुक हैं, 1 से लेकर के 8वीं तक की जितनी भी बुक हैं, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। साइंस की बुकों को अच्छे से पढ़ लेना है, पर्यावरण की बुकों को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, किताबों को अच्छे से पढ़ लेना है। कक्षा 1 से लेकर के 8 का जो जो ब्रैकेट में ऐसे इस तरह से कॉलम दिए गए हैं ना, उन्हें आपको पढ़ लेना है, क्योंकि वहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों, ठीक है। यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। किसने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ, तो सुनीता विलियम्स ने कहा था, कल्पना चावला ने, कि वैलेंटीना तेरेसोवा ने, सैली राइट ने, किसने कहा था बताइएगा। ये कहा था कल्पना चावला ने। किसने कहा था, तो कल्पना चावला ने कहा था मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ। इनका क्या है ना, जो अंतरिक्ष यात्री थे, अंतरिक्ष में जाने के बाद जब ये वापस लौट रही थी, कौन, कल्पना चावला, अंतरिक्ष से वापस लौटते समय इनकी क्या है, मृत्यु हो गई थी। मृत्यु इनकी कब हुई थी साथियों, तो 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस लौटते समय कोलंबिया शटल हादसे में इनकी क्या हो गई थी, कोलंबिया जो शटल था उसके अंदर क्या है, इनकी मौत हो गई, यानी हत्या हो गई थी, ठीक है साथियों। इसकी क्रैश हो जाने के कारण इनकी क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी, ठीक है। तो कोलंबिया शटल हादसे में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। कब, 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। इनके साथ में 7 लोग और भी शामिल थे, ठीक है, 7 लोग और थे जो अंतरिक्ष यात्री थे। 7 लोगों की इनके साथ में क्या है, मृत्यु हो गई। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया हादसे, शटल हादसे में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसको आपको याद रखना है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है, बात करते हैं भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है, आर्यभट्ट है, भास्कर है, रोहिणी है, चंद्रयान है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा हो जाता है, तुम्हारा आर्यभट्ट हो जाता है। यह इसरो के द्वारा बनाया गया था साथियों। किसके द्वारा बनाया गया था, इसरो के द्वारा। इसे क्या है, निर्मित, यानी भारत में ही निर्मित हुआ था। ये कहाँ पर है, भारत में, भारत के द्वारा इसका निर्माण किया गया, भारत में निर्मित था, इसरो के द्वारा इसे बनाया गया था। इसे लॉन्च कब किया गया, प्रश्न आता है। यह प्रश्न पूछा गया था एमपी टेट में, एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। एमपी टेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है ये साथियों। हो सकता है आपसे पूछा जाए भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कब लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल, इसे लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को, 1975 को इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था, तो सोवियत संघ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। सोवियत संघ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ से, रूस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसको भी याद रख लेंगे, ठीक है। किस यान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, तो कॉस्मोस। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो कॉस्मोस 3 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। 3M के द्वारा इसे, जो रॉकेट थी उसका नाम क्या था, तो कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के द्वारा कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। यह भारत में निर्मित था, आर्यभट्ट, ठीक है। पहला कृत्रिम उपग्रह था भारत का, इसे इसरो के द्वारा निर्मित किया गया था। यह भारत का पहला है, ठीक है। एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। 19 अप्रैल 1975 को इसे प्रक्षेपित किया गया। इसको याद रखना। हरी खाद कैसे तैयार की जाती है बताइएगा।
एनसीईआरटी का प्रश्न है, गोबर और मलमूत्र को सड़ा गलाकर, फल सब्जियों के कचरे के द्वारा, मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर, रसायनों द्वारा। तो हरी खाद कैसे तैयार की जाती है बताइएगा। तो हरी खाद को तैयार करने के लिए मूंग उड़द जैसी फसलों को उगा करके हम हरी खाद तैयार कर सकते हैं, यानी ऑप्शन हमारा क्या है, सी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे। निम्न में से रबी की फसल कौन सी है। आपको इस तरह का प्रश्न भी देखने को मिल सकता है कि निम्न में से रबी की फसल कौन सी है। तो चावल है, चना है, मूंगफली है, कपास है। तो रबी की फसल कौन सी हो जाती है। तो रबी की फसल आपकी हो जाएगी चना हो जाती है। कौन सी हो जाती है, चना हो जाती है। ऐसे हम इन फसलों को याद कैसे रखेंगे। देखो रबी की फसल होती है, एक होती है खरीफ की फसल। अब बात करते हैं रबी में कितने अक्षर हैं साथियों। रबी में 2 अक्षर हुए हैं। कितने हैं, 2 हैं। आप बोलोगे 2 हैं। और खरीफ में कितने हैं, तो 3 हैं। और रबी यानी 2 अक्षर हैं, तो 2 अक्षर में गेहूं आता है हमारा। क्या आता है, गेहूं। अब गेहूं के साथ में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं बताइएगा। तो गेहूं के साथ में हम चना बोते हैं, सरसों बोते हैं, ठीक है। गेहूं के साथ में चना, सरसों, ये सब 4 चीजें बोई जाती हैं। अब खरीफ में कितने अक्षर हैं, 3 हैं। तो खरीफ की फसल कौन सी है। आप 3 अक्षर वाला कोई भी शब्द ले लो, जैसे चावल हो गया। चावल में कितने शब्द हैं, 3। अब चावल के साथ में कौन कौन सी फसल बोई जाती है। तो चावल के साथ में आपका बाजरा भी बोया जाता है, बाजरा हो जाए, ठीक है। मक्का हो जाती है आपकी, मक्का। मूंगफली हो जाती है, मूंगफली आपकी हो जाती है। कपास हो जाता है। ये सब चीज़ें कैसी हैं, ये खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। इसे आपको याद रखना, खरीफ की फसलें हैं जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। कौन सी ऋतु में बोई जाती हैं, वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, ठीक है। ये शीत ऋतु में बोई जाती हैं। इसके बारे में आगे भी डिटेल से चर्चा करेंगे। देखो ये पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ लेना है। रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर यानी सर्दियों में के महीने में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं, महीना आपसे पूछा जा सकता है। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं, ठीक है। खरीफ की फसलें जून से जुलाई के बीच में बोई जाती हैं, जून से जुलाई। रबी और खरीफ की फसलों से जुड़ी अन्य जानकारी आपको नीचे दी गई है। रबी शब्द कहाँ से लिया गया है, यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बसंत। जिसका मतलब क्या होता है, बसंत होता है। रबी की फसल को सिंचाई की जरूरत होती है, मानसून में बारिश पर निर्भर नहीं हो सकते। जैसे रबी की फसल है ना, जिसे हम क्या सर्दियों में बोते हैं। कब बोते हैं, तो सर्दियों में बोते हैं। कब बोलते हैं, सर्दियों में बोते हैं। और सर्दियों के मौसम में क्या है, बरसात कम होती है, जिससे क्या है, इसे पानी की आवश्यकता होती है। और सही समय पर हमें क्या देना पड़ता है, इसमें पानी देना पड़ता है। इसलिए हम इसे मानसून पर निर्भर नहीं रह सकते। इसके लिए किस पर निर्भर नहीं हो सकते, मानसून पर निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि सही समय पर यदि पानी ना मिला तो फसल कैसी हो जाएगी, नष्ट हो सकती है। कैसी हो सकती है, नष्ट हो जाएगी, यानी नष्ट हो जाएगी, ठीक है। रबी की फसल यह है चना, मटर, सरसों, गेहूं, अलसी, ये प्रमुख फसलें हैं। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, तो चना, मटर, सरसों, अलसी हो जाती है। खरीफ की फसलों में पानी की जरूरत अधिक होती है, जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कब बोया जाता है, तो वर्षा ऋतु में बोया जाता है। खरीफ की फसल को चावल है, कौन सी है, चावल है, मूंगफली है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, मक्का है, गन्ना है, जूट है। ये सब किसकी फसलें हो जाती हैं, आपकी खरीफ की फसलें हो जाती हैं। इसे आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है साथियों। भूकंप निम्न में से किस कारण आता है बताइएगा। भूकंप निम्न में से किस कारण आता है, प्रकृति के कारण आता है, बाढ़ के कारण आता है, ए बी दोनों के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप इनमें से किसके कारण आता है, प्रकृति के कारण आता है। प्रकृति में यदि किसी प्रकार की हलचल पैदा होगी भूकंप के अंदर, भूकंप आने का क्या मतलब है, यदि पृथ्वी के जो गर्भ यानी बीच में किसी प्रकार के यदि प्लेटें आपस में टकराती हैं, चटकती हैं, टूटती हैं, तो जिसके कारण क्या है, भूकंप जैसी घटना आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। प्लेटों का एक दूसरे के ऊपर क्या है, चढ़ जाना क्या है, जिससे क्या है, भूकंप जैसी घटना आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है, प्राकृतिक कारण है। ये कैसा कारण है, प्राकृतिक कारण है, ठीक है। फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यह प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, आपदा से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश से घटित हुई थी। चीन से हुई थी, जापान से हुई थी, रूस से हुई, दक्षिण में। ये नया प्रश्न है आपके लिए, मेरे ख्याल से तो नया प्रश्न होना चाहिए आपके लिए। तो फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी। ये जापान में हुई थी। कहाँ हुई थी साथियों, तो जापान में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो इसे किस नाम से भी जानते हैं, फुकुशिमा के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में संपूर्ण डिटेल में बात कर लेते हैं। फुकुशिमा 11 मार्च 2011 को फुकुशिमा संयंत्र था एक, जिसमें परमाणु दुर्घटना के पीछे सुनामी लहरों का हाथ था। क्या है, सुनामी आने के कारण इसके अंदर क्या हुआ था, यह घटना हो गई थी। इस परमाणु घटना में रेडिएशन डैमेज हो जाने के कारण 7 स्तर का माना जाता है। जो रेडिएशन डैमेज हुआ था वो कितने स्तर का था, तो 7 स्तर का था। वर्तमान में यह संयंत्र पूरी तरह से यानी नष्ट हो चुका है। उसमें सभी 6 रिएक्टरों को बंद कर दिया गया है। कितने रिएक्टर थे इसके अंदर, 6 रिएक्टर काम करते थे, बंद कर दिए गए। इस दुर्घटना के पश्चात
20 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र को पूरी तरह से खाली करा दिया गया था। कितने किलोमीटर के क्षेत्र को खाली करा दिया गया था? तो 20 किलोमीटर का क्षेत्र को क्या कर दिया गया था? खाली। ये कहाँ पर है? तो ये जापान में हो जाता है। आपका कहाँ पर हो जाता है? तो जापान में हो जाता है। ठीक है। फुकुशिमा परमाणु आपदा। क्वेश्चन नंबर 29 है साथियों। तो इसका राइट आंसर कौन सा था? जापान हो जाता। 11 मार्च 2011 को यह घटना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जापान के अंदर में हुई थी। ठीक है। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी, बताइएगा। 16 अगस्त 1945 को, 26 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, 8 अगस्त 1945 को। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 अगस्त 1945 को हुई थी। कब हुई थी ये? तो 6 अगस्त 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को हुई थी। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं संपूर्ण डिटेल में। परमाणु युद्ध जनित आपदा थी। ये कैसी आपदा थी? तो परमाणु युद्ध जनित आपदा थी। मानव के विरुद्ध इस्तेमाल परमाणु तरीके से उपजी समस्याओं को परमाणु जनित आपदा कहते हैं। ठीक है। यह अमेरिका के द्वारा विश्व युद्ध के दौरान 6 से 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर कौन कौन से थे? हिरोशिमा और नागासाकी पर इन्होंने क्या कर दिया था? तो परमाणु बम गिरा दिया था। क्या गिरा दिया था? परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका के द्वारा विश्व युद्ध के दौरान। किसके दौरान? विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर थे। इसके ऊपर क्या है? 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा करके समाप्त कर दिया गया था। इस परमाणु बमों से धूल के बादल 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक बने थे। कितनी ऊंचाई तक बने थे? तो 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक के क्या है? धूल के बादल बन गए थे। इसे भी याद रखना आपको, क्योंकि प्रश्न में आपको पूछा जा सकता है। हिरोशिमा में गिराया गया बम जिसका नाम था लिटिल बॉय। कौन सा बम गिराया गया था? लिटिल बॉय नामक बम गिराया दिया गया था। किसके द्वारा गिराया गया? तो अमेरिका के द्वारा गिराया गया। ठीक है साथियों, इसको भी आपको याद रखना। ठीक है। इसके अंदर बम गिराए जाने के पश्चात 13 वर्ग किलोमीटर के दायरे में विस्तृत क्षेत्र क्या है? पूरी तरह से नष्ट हो गया था। कितना किलोमीटर का? तो 13 किलोमीटर का जो वर्ग एरिया का क्षेत्र था बिल्कुल नष्ट हो गया था। इसमें कितने? 3 लाख से ज़्यादा आबादी वाले, 3.5 लाख से ज़्यादा आबादी से लेकर के कितने लोग मारे गए थे? तो इसमें 1,40,000 से लोग मारे गए थे। इससे ज़्यादा लोग क्या है? इसमें मारे गए थे। ठीक है। 1,40,000 से लोग ज़्यादा मारे गए थे। ठीक है। 3.5 लाख आबादी वाले में से कितने लोग मारे गए थे? तो आधे से ज़्यादा लोग मारे गए थे। नागासाकी में गिराए गए बम का नाम क्या था? फैटमैन था। जो नागासाकी में गिराया गया था बम, उसका नाम क्या था? तो फैटमैन था। और हिरोशिमा में गिराया गया था, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। इसको भी आपको याद रखना है। हिरोशिमा में गिराया गया बम था, उसका नाम था लिटिल बॉय। और नागासाकी में गिराया गया था, उस बम का नाम क्या था? फैटमैन था। फैटमैन कहाँ पर गिराया गया? नागासाकी में। हिरोशिमा में गिराया गया, उसका नाम क्या था? इसका नाम था लिटिल बॉय था। ठीक है साथियों, सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी साथियों। अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों के लिए तहे दिल से नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।